नमस्कार। वक्त 4 का चक्रव्यूह का है। मैं हूं राजेश कुमार। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की और शिक्षा आयोग के संबंध में प्रेजेंटेशन को मुख्यमंत्री ने देखा। शिक्षा आयोग को लेकर प्रेजेंटेशन में मुख्यमंत्री ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा विभागों के लिए एक ही आयोग होगा। बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक कॉलेज में शिक्षकों का चयन होगा और प्रदेश में जल्द गठित होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में नवीन आयोग से ही शिक्षकों की भर्ती होगी। तो नया आयोग ही टीईटी की परीक्षा कराएगा। उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव लगातार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए किया जा रहा है और इससे पहले भी कई कदम इस तरह के उठाए गए जिससे इसे और बेहतर किया जा सके। और अब नया आयोग ही टीईटी की परीक्षा कराएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां बैठक की और शिक्षा आयोग के संबंध में उन्होंने प्रेजेंटेशन को देखा और शिक्षा आयोग को लेकर प्रेजेंटेशन में मुख्यमंत्री ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक कॉलेजों में शिक्षकों का चयन होगा। प्रदेश में जल्द ही गठित होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। बड़ी खबर इस वक्त, जहां अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों में नवीन आयोग ही शिक्षक भर्ती करेगा और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भी नवीन आयोग से ही शिक्षक भर्ती होगी। तो नया आयोग ही टीईटी की परीक्षा कराएगा। एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, मुख्यमंत्री ने यहां शिक्षा विभाग की इस प्रेजेंटेशन को देखा और इसमें कई निर्देश भी दिए। कोशिश यही कि कैसे इस व्यवस्था को और बेहतर किया जाए। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही लगातार इस तरीके के निर्देश जारी कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में एक आयोग गठित किया जाए जो सभी जो शिक्षा विभाग है, चाहे वो बेसिक हो, माध्यमिक हो, उच्च शिक्षा हो, प्राविधिक हो या जो दूसरे विभाग हैं उन पर भी कहीं ना कहीं इसका असर हो। सीधे तौर पर ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से पारदर्शी हो, इसको लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बैठक की थी और बैठक के बाद ये दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए हैं कि सभी शिक्षा बोर्डों के लिए एक आयोग होगा जो कि भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करेगा, साथ ही साथ शिक्षा विभाग से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों को लेकर भी सुनवाई करेगा। साथ ही साथ जो टीईटी की परीक्षा होती है, मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा, वो भी इस आयोग के जरिए ही कराई जाएगी। तो हम देखें पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अब एक कोशिश की गई है कि चाहे वो मदरसा शिक्षा हो, संस्कृत शिक्षा हो या उसके अलावा जो विभिन्न बोर्ड हैं, उनकी सभी जो कार्यक्रम हैं इस एक आयोग से होंगे जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा। उसके जरिए ही पूरे प्रदेश भर में इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए इस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। तो बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक कॉलेज में शिक्षकों का चयन को लेकर यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा और इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि इससे पारदर्शिता आएगी। और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। उन्होंने बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा, इन सबको जोड़कर एक गठन कर रहे हैं वो आयोग का। इससे बहुत स्वच्छता आएगी, पारदर्शिता आएगी और मानक के आधार पर सबके लिए उनको नियुक्तियाँ की जाएंगी, जिससे लोग इसमें होंगे, अनुभवी लोग इसमें होंगे और विषय विशेषज्ञ लोग इसमें। और योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, 25,000 से ज्यादा ग्राम प्रधानों को मिलेगी ट्रेनिंग और गांव को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। ग्राम प्रधान, खंड प्रेरकों और पंचायत सहायकों को इसके लिए ट्रेंड किया जाएगा। ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। स्वच्छता अभियान के लिए 83,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी और सभी ट्रेनिंग सेंटर पे तैनात किए जाएंगे 6 मास्टर ट्रेनर। तो प्रदेश भर में 21 ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे। तो स्वच्छता को लेकर कई और कदम उठाए जा रहे हैं। गांव को कैसे सुंदर बनाया जाए, कैसे
स्वच्छ रखा जाए, स्वच्छता के प्रति कैसे लोगों को जागरूक और किया जाए, उसको लेकर अब ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे। बाकायदा ग्राम प्रधानों को ट्रेनिंग दी जाएगी और प्रदेश भर में 21 ट्रेनिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि निकाय चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए प्रभारियों की तैनाती की गई है और मुझे बदायूं जिले का प्रभार दिया गया है। उनसे खास बात की हमारी संवाददाता एस के वाजपेयी ने, और क्या कुछ बातचीत में हुआ उन्हें सुनते हैं। हमारे साथ है उत्तर प्रदेश के कारागार, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति। मंत्री जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, प्रभारियों की तैनाती कर दी गई है, कोशिश की जा रही है कि 2014 और 2019 जैसी परफॉर्मेंस 2024 में आए। उसके पहले एक तरीके का सेमीफाइनल है, किस तरीके से देख रहे हैं और किन किन जिलों को इस बार आप देखने वाले हैं प्रभारी के तौर पर? देखिए, मैं निकाय चुनाव की दृष्टि से बदायूं का प्रभारी हूँ और सरकार की दृष्टि से जालौन जिले का प्रभारी हूँ। और निश्चित रूप से क्योंकि जब चुनाव आता है तब हम लोग सक्रिय नहीं होते, अन्य पार्टियां सभी जब चुनाव आता है तो सक्रिय होते हैं और हमारा संगठन निरंतर हर समय सक्रिय रहता है। हमारा बूथ का मैनेजमेंट, सेक्टर का, मंडल का, हमारी महानगर की इकाई, चाहे जिले की इकाई हो, पूरा संगठन हमारा निरंतर सक्रिय रहता है। और जब संगठन सक्रिय रहता है तो पूरा तंत्र जनता के बीच में रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, 17-18 घंटे काम करते हैं निरंतर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। कभी उन्होंने 6 साल में विश्राम नहीं लिया, कभी भी वो जो उनकी नीति है उससे कभी इतर नहीं हुए और जनहित में कभी भी बड़े से बड़ा निर्णय लेने में कभी उन्होंने संकोच नहीं किया और तत्काल निर्णय लेते हैं। मंत्री जी, आपके पास कारागार विभाग है। कल 3 आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार के तौर पर कारागार भेजा गया है। क्या कुछ विशेष इस बार कर रहे हैं या जेल की व्यवस्थाओं को ज्यादा मजबूत कर रहे हैं, इसलिए आईपीएस अफसरों को अतिरिक्त प्रभार के तौर पर? हमारे पास डीआईजियों की कमी है, तो वो हमने जो है डिमांड की थी और वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिए हैं। और निश्चित रूप से सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने का लक्ष्य हम लोगों का है और उसे मजबूत करेंगे ही। एक बात आई थी जब एसटीएफ अभी पूरे मामले की जांच कर रही थी अतीक अहमद वाले मामले में, तो उसमें ये चीजें आई थी कि मुख्तार अंसारी साबरमती जेल से और जो उसका भाई अशरफ है बरेली जेल से इन पूरे शूटर्स को गाइड कर रहे थे, उनको दिशा निर्देश दे रहे थे। तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, आपने कार्रवाई भी की है, उसके लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं? उसी वही इंतजाम कर रहे हैं हम लोग, सुरक्षा तंत्र को और मजबूत कर रहे हैं। अतीक अहमद को लेकर लगातार बात चल रही है, उसको एक बार पुलिस लाई भी है, अब दोबारा से करेली का एक मामला है, उस मामले में भी पूछताछ करने के लिए साबरमती जेल जा रही है। और ज्यादातर जो मामले हैं उत्तर प्रदेश में 102 मामले उस पर दर्ज हैं, एक ही मामले में सजा हुई है। तो वो उत्तर प्रदेश की जेल लाया जाएगा या उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं होंगी, उसके लिए क्या कोई प्रयास लगातार जारी है? जैसा निर्णय पुलिस विभाग का होगा या न्यायपालिका का होगा उसका हम अनुपालन करेंगे। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश के कारागार और होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, अपराधियों के नेक्सस को खत्म किया जाए, जेल की सुरक्षा व्यवस्था और जेल के तंत्र को मजबूत किया जाए, उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। जहां तक अतीक अहमद का सवाल है, लगातार कोशिश की जा रही है कि जो कोर्ट की कार्रवाइयां हैं, जो कोर्ट का निर्णय होगा, उस हिसाब से हम अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे। और जहां तक नगरीय निकाय का सवाल है, लगातार हम काम कर रहे हैं बदायूं के प्रभारी के तौर पर, वहां की व्यवस्थाओं को हम देखेंगे। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं एस के वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और अगली खबर रायबरेली से है, जहां कांशीराम की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया और कहा कि अब मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। बताते चले कि सोमवार को कांशीराम की मूर्ति के अनावरण के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 1 दिवसीय दौरा था। इसी दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया। हालांकि इस तरह का ये जो एक बयान है, नारा है, ये 90 के दशक में एक चुनावी कैंपेन के तौर पे भी इसे देखा जाता था। हमें उड़ गए, अभी मेरी आवाज भारी है आप पर, ये फिर से बोलिए, जब मैं मुझसे ज्यादा आपकी भारी आवाज होगी तब मैं बंद करूंगा। मिले मुलायम कांशीराम, मिले मुलायम कांशीराम, ये नारा गूंजा था। और उस गठबंधन के बाद क्या हुआ था? भाजपा का सफाया हुआ था।
वही परिस्थितियां फिर पैदा हो गई। आज मन पर जो भी बैठे हुए हैं, ये कभी बहुजन समाज पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष होते थे, राष्ट्रीय महासचिव होते थे, मुलायम का। और असद हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। असद, यहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य को इस तरह के, चूंकि वो अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहे हैं, एक बार फिर उन्होंने उस नारे का जिक्र किया जो 90 के दशक में सुनाई देता था। क्या ये कोशिश है कि कैसे दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाया जाए? बिल्कुल, देखिए लगातार चाहे रामचरितमानस को लेकर हो और चाहे ये विवादित बयान जो 93 में एक बार उसको फिर से दोहराया गया है और कहीं ना कहीं मंच से दोहराया गया और पब्लिक से कहलवाया गया है कि हवा में उड़ गए जय श्री राम, तो कहीं ना कहीं विवादों से नाता रहा है। और जो अपडेट अभी नहीं आ रही है, और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सदर कोतवाली में इनके खिलाफ तहरीर भी पड़ चुकी है और हिंदू युवा वाहिनी के भी लोगों ने यहाँ पर तहरीर दी है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ और लगभग लग रहा है कि यहाँ मुकदमा भी लिखा जाएगा। लेकिन लगातार विवादों से नाता रखना और इस तरह के विवादित बयान देना कहीं ना कहीं से निंदनीय जरूर है। बहुत शुक्रिया असद जानकारी के लिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य को सुरक्षा देने का मामला है जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यह याचिका खारिज कर दी। स्वामी प्रसाद को सुरक्षा देने के लिए दाखिल की गई थी याचिका और वाई या जेड श्रेणी सुरक्षा देने के लिए यह याचिका दायर की गई थी, लेकिन इस याचिका को खारिज कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य को सुरक्षा देने के लिए यह याचिका दायर की गई थी। उसमें कहा गया या तो उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाए या फिर जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। और प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड की आंच जो है वो नैनी, बरेली और बांदा जेल के अधीक्षक तक पहुंच चुकी है। उन्हें सस्पेंड किया गया है। पुलिस महानिदेशक कारागार एसएन साबत ने कार्रवाई की। लापरवाही बरतने पर जेल अधीक्षकों पर यह कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर है इस वक्त प्रयागराज मामले को लेकर, उमेश पाल हत्याकांड को लेकर, क्योंकि अभी नैनी जेल, बरेली और बांदा जेल के अधीक्षक जो हैं उन्हें सस्पेंड किया गया है और पुलिस महानिदेशक कारागार एसएन साबत ने कार्रवाई की है। उन्हें यह भी जिम्मेदारी दी गई थी और ये चार्ज संभालते ही उनका ताबड़तोड़ एक्शन जारी है उन जेल अधीक्षकों के खिलाफ जिन्होंने अपने काम में लापरवाही बरती। तो नैनी जेल, बरेली जेल और बांदा जेल के अधीक्षक सस्पेंड किए गए हैं। तो पुलिस महानिदेशक कारागार एसएन साबत ने यह कार्रवाई की है। तो उमेश पाल मर्डर केस की जांच है उसमें कई अधिकारी भी आए। नैनी जेल, बरेली जेल और बांदा जेल के अधीक्षक सस्पेंड किए गए हैं। बहुत बड़ी खबर ये, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिहाज से, बड़े प्रशासनिक फेरबदल के लिहाज से, और 3 जेलों के जो अधीक्षक हैं उन्हें सस्पेंड किया गया है। पुलिस महानिदेशक कारागार एसएन साबत ने कार्रवाई की है और इन तीनों जेल अधीक्षकों पर आरोप है कि इन्होंने अपने काम में लापरवाही बरती। तो नैनी जेल, बरेली जेल और बांदा जेल के अधीक्षक सस्पेंड किए गए हैं और उमेश पाल मामले से जुड़ा हुआ ही यह मामला बताया जा रहा है, क्योंकि नैनी जेल में अतीक को लाया गया था, उधर बरेली जेल में अतीक का भाई अशरफ था। एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, बहुत बड़ी खबर, 3 जेल अधीक्षकों को सस्पेंड किया गया। क्या इन पे आरोप थे, क्यों ये कार्रवाई की गई? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो उत्तर प्रदेश में डीजी जेल एसएन साबत ने अपना कार्यभार ग्रहण किया है। अभी 2 दिन पहले ही वो डीजी जेल बने हैं, जिसके बाद उन्होंने ये एक्शन लिया और एक्शन स्पष्ट तौर पर एक संदेश देने के लिए है। हालांकि ये एक्शन बरेली, बांदा और नैनी जेल को लेकर है, लेकिन एक इसका संदेश भी उनकी तरफ से सभी जेल अधिकारियों को इस जरिए से दिया गया है कि जो भी बड़े अपराधी किसी भी उत्तर प्रदेश की जेल में बंद हैं, अगर उन पर
कहीं कोई कोताही बरती जाती है, लापरवाही बरती जाती है या जेल मैनुअल का पालन नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ इस तरीका का एक्शन हो सकता है। क्योंकि अगर हम बरेली जेल की बात करें तो अतीक अहमद का भाई अशरफ बरेली जेल में बंद है। वहीं अगर हम नैनी जेल की बात करें तो वहां अतीक अहमद का बेटा बंद है। अगर हम बांदा जेल की बात करें तो वहां पर मुख्तार अंसारी बंद है। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इन तीनों जेलों में कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के बड़े जो माफिया हैं वो बंद हैं। और जिस तरीके से लगातार बरेली जेल की अगर हम चाहे बात करें या फिर नैनी जेल की बात करें, उसमें जिस तरीके से मुलाकातियों को लेकर सवाल उठे थे उमेश पाल हत्याकांड के बाद कि लगातार जो मुलाकाती थे वो जेल मैनुअल को फॉलो किए बिना मिल रहे थे, उनको नियम विरुद्ध तरीके से मिलवाया जा रहा था, लगातार उनकी मदद की जा रही थी, खाने पीने का सामान भी लगातार अंदर जा रहा था और कहीं न कहीं जो उनके मैसेजेस थे वो उन लोगों के जरिए शूटर तक पहुंचाए गए थे। तो ये एसटीएफ जांच कर रही है और निश्चित तौर पर ये एक मैसेज भी इस कार्रवाई के जरिए देने की कोशिश है कि अगर कहीं भी इस तरीके की अनियमितता, लापरवाही पाई जाएगी तो उन अधिकारियों पर भी कठोर एक्शन होगा। हालांकि इस एक्शन के जरिए एक मैसेज जरूर उत्तर प्रदेश की जेलों को दिया गया है कि किसी तरीके की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया इसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो अपने काम में लापरवाही बरतने के लिए 3 जेल अधीक्षकों को सस्पेंड किया गया है। और माफिया अतीक के 2 नाबालिग बेटों की रिहाई का यह मामला, जिसमें सीजेएम कोर्ट में आज नहीं हो सकी मामले की सुनवाई और समय के अभाव के चलते आज कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। 2 दिन बाद अब याचिका पर अगली सुनवाई होगी। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तरफ से यह याचिका दायर की गई थी और याचिका में नाबालिग बेटों को गलत तरीके से पुलिस हिरासत में रखने का आरोप लगाया गया था। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस पर अवैध तरीके से इन्हें रखने का आरोप है। तो आज इस मामले में सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई टल गई। अब 2 दिन बाद सुनवाई होगी। आज समय के अभाव के चलते सुनवाई नहीं हो पाई। तो उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस पर अवैध तरीके से रखने का आरोप लगाया है। राजपुर के बाल सुधार गृह में अतीक के दोनों बेटों को रखा गया है और माफिया अतीक के 2 नाबालिग बेटों की रिहाई का यह मामला जो कोर्ट पहुंचा था, सीजेएम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो सकी। शाइस्ता परवीन अतीक की पत्नी, जिन्होंने याचिका दायर की थी और कहा था कि गलत तरीके से उनके बेटों को पुलिस हिरासत में रखा गया है। और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान की भावुक अपील का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और वीडियो में आजम खान कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आप जानते हैं कि मेरी सारी जिंदगी और जिंदगी का अमल एक आईने की तरह आपके सामने है। और आप जानते हैं कि मेरी सारी जिंदगी और जिंदगी का अमल एक आईने की तरह आपके सामने माजी में भी रहा है, आज भी है और आप कल और आज से मेरे आने वाले कल का अंदाजा लगा सकते हैं। मुझ पर, मेरे अपनों पर, मेरे प्यारों पर गुजरे हुए 4-5 साल में जो कुछ हुआ है वो किसी से पोशीदा नहीं है और गालिबन ये एक ऐसी अफसोसनाक तारीख है जिस पर आने वाला कल हिंदुस्तान के इस निज़ाम जमहूरी पर जरूर तनकीद करेगा और कुछ ना कुछ अपनी राय पेश करेगा। और अगली खबर कानपुर से है, जहां मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इलेक्ट्रिसिटी स्काडा योजना का निरीक्षण किया और बताया जा रहा है कि कानपुर स्मार्ट सिटी और केस्को के संयुक्त प्रयास से इलेक्ट्रिसिटी स्काडा योजना चलाई जा रही है। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने कन्वेंशन सेंटर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य सचिव के साथ मंडल आयुक्त और डीएम भी मौजूद रहे। खबर लखनऊ से है, जहां स्मार्ट सिटी को पलीता लगा रहा है जलकल विभाग और जलकल विभाग से नहीं संभल रही राजधानी की व्यवस्थाएं। बीएन वर्मा रोड अमीनाबाद में हर दिन बर्बाद हो रहा हजारों लीटर पानी और इसे रोकने के लिए जलकल विभाग नाकाम साबित हो रहा है। पानी के साथ ही बीएन वर्मा रोड पे सीवर भी बह रहा है, गंदा पानी है। यहाँ पे लोगों को कई तरह की दिक्कतें इसके चलते हो रही हैं, बावजूद इसके यहाँ पे समाधान नहीं हो पा रहा। शिकायत भी की गई, शिकायत के बाद भी
कोई समाधान नहीं हुआ और स्वेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लोगों को परेशान कर रही है। अधिकारी पानी बहाव को रोकने के बजाय मूकदर्शक बने हुए हैं। उन्होंने अपनी आंखें भी बंद कर ली हैं सब कुछ देखकर और इसका खामियाजा वहां के लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो यहां से गुजरते हैं, जिनका आना जाना यहां से रहता है। उनके सामने आसपास रह रहे लोगों को कई तरह की दिक्कतें। स्मार्ट सिटी में तब्दील हो चुका है, लेकिन न्यूज़ वन इंडिया आपको स्मार्ट सिटी की वो तस्वीरें दिखाएगा जो कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी के नाम पर पलीता लगाता हुआ नजर आ रहा है। जलकल विभाग की लापरवाही का नतीजा आप देख सकते हैं कि ये जो है पानी की लाइन है और देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो है 24 घंटे यहाँ पर पानी बहता है, जिससे हर दिन हजारों लाखों लीटर पानी का नुकसान होता है। ये पानी लोगों के घरों में समय से पहुंचे ताकि लोगों को पानी की समस्या ना हो, लेकिन उसके बावजूद ये सड़क पर लगातार बह रहा है। उसके अलावा हम सीवर की भी व्यवस्था दिखाएंगे कि जलकल विभाग और स्वेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की कारस्तानी के शिकार राजधानी की जनता किस तरीके से हो रही है। मैं इस समय अमीनाबाद का जो बीएन वर्मा रोड है उस पर मौजूद हूँ। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सामने भी पानी का रिसाव हो रहा है, हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। दूसरी ओर तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये देख सकते हैं कि ये स्वेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का सीवर है, जो चौक है कहीं ना कहीं वहाँ से भी गंदा पानी बह रहा है। तो लगातार राजधानी के तमाम इलाकों से शिकायतें आ रही हैं कि जलकल विभाग और स्वेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड राजधानी की व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में किस तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई हो ताकि जो राजधानी की व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जा सके। लोग परेशान हैं लेकिन इनकी परेशानी को सुनने वाला कोई नहीं है। दूसरी ओर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग भी यहाँ पर हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि देख सकते हैं कि सीवर का गंदा पानी भरा हुआ है और ये स्वेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जिम्मेदारी है कि इसको वो दुरुस्त करेंगे। भाई साहब है, इनकी दुकान है, क्या कुछ कहेंगे? जी, ये पिछले 2-3 महीने में ये हालत हो गई है यहाँ की कि हम लोगों का बैठना भी दूभर हो गया। ऊपर से रमज़ान का महीना चल रहा है। मैं यहाँ से लेकर नगर निगम तक गया और यहाँ के जो स्वच्छ इंडिया वाले आए तो उनसे भी बोला और इसके अलावा यहाँ पर जो नगर निगम के जो बनाने वाले हैं उन लोग से भी कई बार जाके कंप्लेंट करी, बट कुछ नहीं आते हैं। 2-4 बार काम किया, खोद खाद कैसे चले जाते हैं। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं और आगे देख सकते हैं कि आगे भी पूरी तरीके से सीवर का गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे लगातार बदबू फैल रही है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। लेकिन जलकल विभाग की बात करें या नगर निगम की बात करें, सुनने वाला इन लोगों की कोई नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार शिकायतें की गई, रमजान का महीना चल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। अब देखना होगा कि जलकल विभाग के जीएम राम कैलाश क्या इस बार फिर से स्वेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बचाव करेंगे या फिर जो स्थानीय लोगों की समस्या है उसका निदान करते हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट बीरेन के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। कहने को तो राजधानी लखनऊ। और खबर सीतापुर से है, जहां कोतवाली क्षेत्र में बीजेपी ब्लॉक प्रमुख के भाई का वीडियो वायरल हो रहा है और वायरल हो रहे वीडियो में ब्लॉक प्रमुख का भाई बदसलूकी कर रहा है। बताया जा रहा है कि गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद था और वायरल वीडियो में युवक डीएम एसपी को मौके पर बुलाने की बात कहता हुआ भी सुनाई दे रहा है। तो बीजेपी ने का स्थानीय नेता जिनकी बदसलूकी का एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है और गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद था और फिर यह विवाद इतना बढ़ गया कि यहां पे गाली गलौज में तब्दील हो गया और बीच सड़क पे दिन दहाड़े एक शख्स को धमकी दी गई, गालियां दी गई, डीएम और एसपी को बुलाने की बात की गई। तो ब्लॉक प्रमुख का ये भाई है जिनका वीडियो वायरल हो रहा है। हिमांशु हमारे संवाददाता। हिमांशु, क्या यहाँ पे हुआ था बीच सड़क में जो बताया जा रहा है कि ब्लॉक प्रमुख का ये भाई जो यहाँ पे गाली गलौज करने लगे, गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था? देखिए, पूरा मामला है सीतापुर जिला अस्पताल का है। यहाँ पे एक अधिवक्ता की मृत्यु हो जाती है, उसी दरमियान एम्बुलेंस आगे पीछे करने के दरमियान एक जो अपने आप को बीजेपी का नेता बता रहा है और एक ब्लॉक प्रमुख का भाई बता रहा है, उस व्यक्ति का एकदम पारा हाई हो जाता है और वो गाली गलौज पे आमादा हो जाता है। इसी दरमियान उसने अपने भाई का नाम बताते हुए कि मैं राम किंकर पांडे का भाई हूं और मैं तुमको सीतापुर से ठीक है, तो यानी उनके भाई हैं तो इसलिए गुंडागर्दी बीच सड़क पे की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। लेकिन ये वीडियो सामने है और पुलिस अब इस पर क्या संज्ञान लेती है, क्या कार्रवाई करती है, ये अपने आप में देखना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी ये वायरल हो रहा है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।